आपका अपने YouTube चैनल दिशा दर्शन एकेडमी में और मैं कपिल शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर सिस्टम का एक नया पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर में बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। लुक लाइक प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर जिसको सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये सारे पार्ट इसमें आने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वे संख्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। अगर मैं इसी में जीरो ऐड कर दूं, तो ये बन जाएगा होल नंबर, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्ण संख्या है। आप मुझे बताइए, इसके मैं दो पार्ट यहाँ से करने वाला हूँ। इसके मैंने दो पार्ट यहाँ से कर दिए। एक को मैंने बोल दिया प्राइम नंबर, एक को मैंने बोला है प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और एक को मैंने यहाँ बोल दिया कंपोजिट नंबर, या हिंदी में इसको मैं बोल दूंगा भाज्य संख्या। तो सबसे पहले मैं अभाज्य संख्या की बात करता हूँ कि इसमें कितने सारे पार्ट होने वाले हैं। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके ओनली 2 पार्ट्स हो, एक तो 1 हो और एक आपका स्वयं हो। मतलब वे संख्याएं जिनके खुद में कोई भी गुणनखंड ना हो 1 के अलावा, उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो देखिए जैसे मैं आपसे लिखूं 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा आपका। ये अभाज्य संख्या हो गई। आप देखिए जैसे मैं 5 उठाता हूं तो 5 के फैक्टर क्या होंगे? एक तो 5 होगा और एक क्या होगा? 1 होगा। तो अब यहाँ पे बात आती है अभाज्य संख्याओं की। तो देखिए इसमें कुछ पार्ट्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अभाज्य संख्याओं में। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, कंप्यूटर वहाँ से यहाँ तक आ रहा है? ओके। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया एसएससी में कि व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर। ये क्या होता है? 2 होता है। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 जो है वो एक सम अभाज्य संख्या है। 2 कैसी संख्या है? एक सम अभाज्य संख्या है। मतलब सम भी है और अभाज्य भी है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कर दूं या गुणा कर दें, तो इकाई के अंक पर क्या होगा? ये क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा है। इकाई के स्थान पर क्या होगा? आप मुझे बताइए, मैंने क्या पूछा है? सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कर दें। अब आप खुद सोचिए, अभाज्य संख्या तो बहुत सारी होती हैं, ऐसे कब तक गुणा करेंगे? लेकिन हमें ये पता है कि अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? 2 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। तो गुणा करते हैं 2, 3 और 5 और 7, आगे तक, बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, जैसे मैं 2 का गुणा 5 में करूंगा, 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 मतलब इकाई का अंक 0 आ जाएगा, और 0 का मतलब क्या हो जाएगा? सारा जो इकाई का अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज 0 × 7 0, 0 × 11 0, यानी इकाई के अंक पर क्या आएगा? 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। इसी में एक पार्ट और बनता है कि यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या हो, कैसी संख्या हो? सम हो, तो उन तीनों में से एक संख्या 2 जरूर होगी, यानी 2 अवश्य होगी। मतलब हम कह सकते हैं, अगर मान लीजिए आपसे कोई 3 संख्याओं की एक 24 है मान लो, तो 24 कैसी है? सम है। तो इन 3 में जो 24 है ना योग, इन 3 में एक संख्या 2 जरूरी है। उसके बाद भले दूसरी कोई भी रहे, तीसरी कोई भी रहे, बट एक जो है ना वो 2 जरूर रहेगी आपकी। ठीक है। तो ये आपकी कैसी होगी? अभाज्य। अभाज्य में भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, जब अभाज्य को हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे। अभाज्य में बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि इसका वर्गीकरण कैसे करना है, तो इसलिए अभी मैंने आपको थोड़ा बताया। अभाज्य में बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत कुछ इसको पढ़ेंगे। आप बताइए, अभाज्य में भी हम पार्ट कर दें, इसको हम कह सकते हैं सहअभाज्य संख्या। अभाज्य का भी एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। अब आप मुझे बताइए सहअभाज्य संख्या क्या होती है? वे अभाज्य संख्याएं जिनका सेट सहअभाज्य संख्या हो, यानी 2 अभाज्य संख्याओं का सेट कह सकते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं जिनका HCF हमेशा कितना हो जाए? 1 हो जाए। अगर आपसे कोई पूछे 2 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका HCF हमेशा 1 हो जाए, तो क्या कहेंगे? वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। अच्छा, इनमें खास बात क्या है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे कोई आपसे कहे 3 और 5, आप बताइए 3 और 5 में क्या कुछ भी कॉमन है? नहीं है, मतलब ये अब सहअभाज्य संख्या है। अगर कोई कहे 5 और 7, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी वे संख्याएं या वे अभाज्य संख्याएं जिनका मासा सदैव 1 आए,
वे अभाज्य संख्याएं जिनका मासा सदैव एक आए उनको हम क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। जैसे आप कह सकते हैं 7 और 11, इनका मासा कितना आ रहा है, एक आ रहा है ना, तो ये क्या कहलाएंगे आपकी सहभाज्य संख्या। कोई दिक्कत है इसमें? अभी इसी में बात आती है आपकी एक और पार्ट में ले लेता हूं जिसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम, इसको हिंदी में बोलते हैं आपेक्षित या सापेक्षित, आपेक्षित या सापेक्षित अभाज्य संख्या। अब आप बस ध्यान रखना कि सहअभाज्य संख्या जिसको को प्राइम बोलते हैं और रिलेटिवली अभाज्य संख्या यानी रिलेटिवली प्राइम नंबर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको मैं बताऊं। जो सहअभाज्य संख्या होती हैं उनमें देखो जितनी भी संख्या होंगी वो सारी अभाज्य होंगी, लेकिन जो रिलेटिवली प्राइम है ना, इनका भी मासा 1 होना चाहिए, इनका भी मासा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो प्राइम हो। जैसे 1 और 2, आप देखिए मासा 1 है लेकिन 1 प्राइम नहीं है। आप बताइए, मैं ले सकता हूं 9 और 7, आप देखिए 9 यहां पे प्राइम नहीं है। तो वे संख्याएं जिनका मासा 1 हो बट जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य हो, जिनका मासा कैसा हो 1 हो, उनको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिवली प्राइम नंबर। आई होप ये आपको समझ आया होगा, जिनका मासा कैसा हो 1 हो। अच्छा, अब आगे और भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। को प्राइम जो होता है उनमें सारे नंबर प्राइम होने चाहिए, लुक लाइक 3 and 5, 5 and 7, 11, 13, इनके बीच का मासा हमेशा 1 होना चाहिए। लेकिन रिलेटिवली प्राइम में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिनका मासा 1 हो। मासा तो 1 होना चाहिए बट कैसी कंडीशन नहीं है, लुक लाइक आप बताइए 4 और 25 भी हो सकता है। आप बताइए क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं है। 25 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो अपेक्षित या सापेक्षित होते हैं इनका मासा तो 1 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो प्राइम नंबर आपस में हो। ठीक है, अब इसी में एक और नया पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी पूछा जा चुका है पेपर में। इसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, ट्विन प्राइम। अच्छा, ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है कि वे दो संख्याएं जिनके, या वे दो अभाज्य मान लीजिएगा, वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर, जिनके बीच का जो अंतर है, जिनके बीच का अंतर है वो कैसा होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम। ये अभी रिसेंटली एसएससी ने पूछा हुआ है कि वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, उनको बोलते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर। अब आप मुझे बताइए, जैसे कि 3 और 5, आप बताइए 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। जैसे कि आप मुझे बताइए 5 और 7, इनके बीच का अंतर भी 2 है। मतलब वे संख्याएं, वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्विन प्राइम नंबर। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए अब इसमें कंपोजिट में देखते हैं जरा क्या होगा। अगर आप कंपोजिट की बात की जाए, अब बात होगी आप कंपोजिट की। अगर कंपोजिट की बात की जाए तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है, मैं इसको लिखता हूं कि वे दो अभाज्य संख्याएं, वे दो संख्याएं या वे संख्याएं, ऐसे मान लीजिए वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य नंबर। अब भाज्य नंबर शुरू कहां से होंगे, आप मुझे बताइए। मैंने यहां पे प्राइम नंबर लिखा था, प्राइम नंबर मैंने कहां से स्टार्ट किया, 2 से 2, 3, 5, 7, 11। तो आप मुझे बताइए भाज्य संख्या कहां से शुरू होंगी, 4 से। 4, 6, 8 ऐसे स्टार्ट होगा, 4, 6, 8 आगे चला जाएगा, 9 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा आपका। ठीक है, आप मुझे बताइए 4 के फैक्टर करके देखते हैं। तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, आप बताओ। 9 भी लिख देता हूँ लोग, अप टू इनफाइनाइट। आप बताइए 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। कैसा क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिएगा। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओ, विषम भाज्य संख्या। तो आप इसको बात को गौर करिएगा जरा। आपसे कह रहा है सबसे छोटी चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसी चाहिए हमें, विषम चाहिए ना, और कैसी चाहिए, भाज्य चाहिए। तो बताओ सबसे पहले भाज्य कौन सी, 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है, लेकिन 9 कैसी है, विषम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपका कि जो सबसे छोटी विषम संख्या है भाज्य में वो क्या बनेगी आपकी, 9 बनेगी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए इसी में एक चीज और देखते हैं। अब आप बात आइए मुझे कि मैंने यहां 2 से स्टार्ट किया था, 2, 3, 5, 7। यहां मैंने 4 से स्टार्ट किया है, 4, 6, 8, 9। लेकिन ना तो मैंने एक इस साइड लिखा है प्राइम में, ना ही मैंने एक लिखा है कंपोजिट में। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि एक नोटिफिकेशन ये आपका रहेगा इसमें कि एक की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक की बात करूं तो एक ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक है और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, भाज्य है,
अभाज्य है, कैसी संख्या है। तो ये आपको ध्यान रखना कि एक तो ना तो प्राइम में आई है और ना ही ये कंपोजिट में आई है, मतलब हम कह सकते एक ना तो भाज्य है और ना ही एक अभाज्य। अब देखिए, अगर आपसे अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 1 से लेकर 50 तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो आपकी कितनी होती हैं? 15 होती हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं और 50 से लेकर 100 तक 100 तक अभाज्य संख्याएं 10 होती हैं। क्लियर हुआ? मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। कई बार आपको ये बताना है 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं। ठीक है, तो इसको इतना ही याद करना है अभाज्य में। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि XYZ अभाज्य संख्या है, देखिएगा अगर आपसे पूछा गया है कि XYZ अभाज्य संख्याएं हैं, XYZ अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, XYZ अभाज्य संख्या और इनका योग जो है वो आपका 38 दिया गया। योग क्या है? आपसे कह रहे हैं XYZ अभाज्य संख्या, योग इसका 38 है। तो X का मैक्सिमम मान बताओ, X का मैक्सिमम वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, SSC में पूछा जा चुका है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो कि ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ये आपको किसी न किसी पब्लिकेशन में, किसी न किसी प्रीवियस ईयर पेपर में जरूर मिलेंगे। मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वहां का जो सॉल्यूशन है वो फॉलो नहीं करना, सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा बस आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए XYZ अभाज्य संख्या है। मैंने आपको बताया था कि जब 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो, ये कैसी है? 38 सम है। जब 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या हो तो उन्हें तीनों में से एक संख्या 2 तो फिक्स है। मतलब मैं ये समझ गया कि जो x + y + z की जो बात 38 की जा रही है, इनमें से मैं किसी एक को भी 2 मान सकता हूँ, फिक्स है। तो मैंने मान लिया, माना y की वैल्यू 2 फिक्स है। फिक्स क्यों है? मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होगा तो उन तीनों में से एक संख्या 2 जो है वो आपकी फिक्स होगी। अब आप मुझे बताइए कि y का वैल्यू अगर 2 आ गया तो इसका मतलब मुझे x और z में 36 को बांटना है। x और z में मुझे 36 को बांटना है। अब आप मुझे बताइए x और z में अगर मैं 36 को बांटना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 36 को क्या 15 और 21 लिख सकता हूँ? बट 21 तो अभाज्य, 21 तो भाज्य तो हो ही नहीं सकते। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 को अगर बांटना है तो इसको मैं 31 और 5 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि एक 31 और ये भी 5, यानी 31 भी प्राइम और 5 भी प्राइम। अगर ये दोनों ही प्राइम आपकी हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि आपसे x का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, यानी x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 31 हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ आया होगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग यदि एक सम संख्या हो तो उन तीनों में से एक संख्या 2 अवश्य होगी। आई होप ये क्लियर हुआ। ठीक, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन SSC ने पूछा है कि ऐसी 2 अंकों की कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है जिनको पलटने पर भी अभाज्य है। मतलब ये कह सकते हैं जैसे कि 21 है, 21 अभाज्य तो नहीं है, 21 को पलटो 12 बनी, 12 भी अभाज्य नहीं है। वो आपसे ये कहना चाह रहा है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है कि जो पलटने पर भी अभाज्य बनेंगे। तो आपको देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि 2 अंकों की चाहिए तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा 10 से 20 तक चलेंगे, यानी 10 से लेके हमें कहाँ तक चलना पड़ेगा? 10 से लेके हमें 99 तक चलना पड़ेगा। 2 अंकों की संख्या चाहिए तो हमें 10 से लेके 99 तक चलना पड़ेगा। और आप मुझे बताइए, अब हर एक पार्ट को लेके चलते हैं। आप बताइए 10 से 20 तक की अगर मैं बात करूँ, 10 से 20 तक में कितनी अभाज्य बनेगी जो पलटने पर भी अभाज्य बने? ध्यान देना, 11 बनेगी, बिल्कुल बनेगी। 13 बनेगी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि 11 और 13 की बात क्या मतलब? 11 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य। 13 को पलटोगे तो 31 बनेंगे, नहीं 31 भी अभाज्य। इसके बाद आपकी 17 भी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 17, यानी 11, 13, 17, ये 10 से लेके 20 तक के बीच में 11 है, 13 है और 17 ये 3 अभाज्य संख्या है। अब आप मुझे बताइए 20 से 30 की मैं बात कर रहा हूँ, 20 से 30 की बात करूंगा तो 20 में तो शुरुआत 21 से होगी, मतलब 20 की शुरुआत 2 से है और पलटेंगे तो लास्ट में 2 जाएगा। इसका मतलब 20 से 30 तक भी कोई अभाज्य संख्या नहीं होगी। आई होप आपको समझ। अब मैं 30 से 40 की बात कर लेता हूँ। 30 से 40 की अगर मैं बात करूं तो आप बताओ 30 से 40 तक 31 होगी, क्योंकि 31 को पलटोगे तो 13 बनेगा और एक आपकी 37 हो जाएगी, क्योंकि 37 को पलटोगे तो 73 बन जाए। अब बात करते हैं 70 से 80 के बीच की, क्योंकि 40 से 50 होगा नहीं, 50 से 60 होगा नहीं, तो बात करते हैं 70 से 80 की। 70 से 80 की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताओ कौन कौन सी होंगी? 71 होगी,
क्योंकि 71 पलटने पर क्या बनेगा, 17 बनेगा। 71 के बाद आपकी 73 हो जाएगी, 37 बनेगा और 79 हो जाएगी, यानी कि 97 बनेगा। देखिए 20 से 30 में शुरुआत 2 से होती है, तो 2 को जब पलटेंगे तो लास्ट में 2 आ जाएगा, इसका मतलब है कि वो अभाज्य नहीं बनाएगी। 4 में अगर हम देखेंगे 41 की बात करता हूँ, अगर हम 41 की, तो 41 को अगर हम पलटेंगे तो 41 को जब पलटेंगे तो वो 14 बनाएगा, और 14 बनाएगा तो 14 भी आपके मतलब लास्ट में 20 आपका क्या जाएगा, सम जाएगा, तो उसमें भी आपका वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, अब 70 से 80 की बात होगी। अब 80 से 90 के बीच हो नहीं सकता। ठीक, अब 90 से 100 के बीच की मैं बात कर लेता हूँ। 90 से 100 के बीच में अगर मैं बात करूँ तो बताओ, एक आपकी 91 बनेगी, नहीं बनेगी 91। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि 91 पलटोगे तो 91 तो अपने आप में प्राइम नहीं है। अच्छा, तो क्या बन जाएगी, सिर्फ आई थिंक 97 ही आएगी, इसमें क्या आ जाएगा 97। यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 से लेके 99 तक 3 नंबर ये हो गए आपके, 3 नंबर ये हो गए 6, 2 8 1 9, यानी कितनी संख्या बन रही, 9। 9 ऐसी संख्याएं जिनको पलटने पर जो संख्या बनेगी वो भी अपने आप में कैसी होगी, अभाज्य होगी। आई होप ये आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके में दिया हुआ है कि ए के कितने मान संभव, ये भी एसएससी में आया, आपको प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। ए के कितने मान संभव यदि a+2 a+4 तीनों ही प्राइम है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं a की वैल्यू 1 रखूं, क्या नहीं रख सकता हूं, क्योंकि उसने प्राइम बोला है, तो 1 तो रख नहीं सकता हूं। तो आप बताइए मैं a की वैल्यू 2 रखूंगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 भी प्राइम नहीं है, क्योंकि उसने बोला तीनों ही प्राइम है। तो मैंने a का मान 3 रखा है, यहाँ 3 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो आप बताइए 3 5 7 तीनों ही प्राइम है, मतलब हमें कह सकते हैं a का सिर्फ एक ही मान संभव है जिसका मान रखने पर वो 3 5 7 बनेगा। अगर वो पूछे कौन सा मान है तो हम उसका नाम कितना है, 3 है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। आई होप ये समझ आया होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जैसे परफेक्ट नंबर देखो, परफेक्ट नंबर को आप यहाँ पे पूर्ण संख्याएं बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, लेकिन वो होल नंबर वाला नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। लेकिन ये वे संख्या नहीं जिनको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर तो स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट चलेंगे, लेकिन ये परफेक्ट है। अब इसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक ये होता है यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना हो, संख्या का 2 गुना हो, तो वह परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो वह परफेक्ट नंबर कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा, यानी परफेक्ट संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब देखो इसका लॉजिक, या इसमें एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, क्या, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं संख्या को छोड़कर, यानी जो संख्या उसको छोड़ दो, संख्या को छोड़कर, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड, यानी संख्या को छोड़ दो, सभी गुणनखंड का योग संख्या के बराबर बन जाए, योग संख्या के बराबर हो जाए, बराबर है, तो वह पूर्ण संख्या है। तो वह पूर्ण संख्या है। आई होप यहां तक समझ आ रहा होगा। देखते हैं आगे। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 9 ले लो, चलो 9 मैंने ले लिया। अब 9 मैंने ले लिया, तो आप बताओ 9 के फैक्टर मैं करता हूँ, 1 फैक्टर होगा, 3 होगा और 9 होगा। आप बताओ अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं, 9 3 12 और 1 14 हुआ, 9 1 10 3 13, सॉरी 9 1 10 3 13 हुआ। आप बताओ कि 9 का दुगना है 13? नहीं। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर 9 के फैक्टर 1 3 9 होंगे, अगर मैं 9 को छोड़ दूँ, तो आप मुझे बताइए क्या इनका योग 9 के बराबर है? नहीं है, मतलब 9 पूर्ण संख्या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 13, आप मुझे बताइए 13 मैंने ले ली, 13 के फैक्टर करो, 1 और 13 होंगे। अगर मैं 13 को छोड़ दूं तो 1 तो 13 के बराबर है नहीं। जैसे मैं 10 ले लेता हूं, 10 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। मैंने आपको क्या बताया कि सभी गुणनखंड अगर संख्या छोड़ दें तो इनका योग संख्या के बराबर होना चाहिए। तो जोड़ो 5 6 7 और 1 8, मतलब 10 भी पूर्ण संख्या नहीं है। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ 6 ले लिया, मान लीजिए 6 ले लिया, 6 के फैक्टर में कर रहा हूँ, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 6 के फैक्टर 1 2 3 6 होंगे। अब आप मुझे बताइए अगर मैं 6 को छोड़ दूं तो इनको ऐड करो जरा, 3 2 5 1 6 हुआ, तो 6 के बराबर, मतलब 6 आपका पूर्ण संख्या है। ये इसका लॉजिक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया था एसएससी ने। मान लीजिए एक और मैं आपको एग्जांपल यहां दे देता हूं। अब आपसे कोई पूछे कि 28 क्या पूर्ण संख्या है, चलिए देख लेते हैं। क्या 28 पूर्ण संख्या है? देखिए फिर मैं आपको बता दूं, पूर्ण संख्या ये वो वाली नहीं है जो 0 से स्टार्ट होती है, बट क्वेश्चन वही लगेगा। ये एसएससी का क्वेश्चन है। आप जरा 28 के फैक्टर करते हैं, 1 2 4 7 14 और 28,
लेकिन मैंने तो बताया कि संख्या को छोड़ दो, संख्या छोड़ दें। जैसे ही संख्या छोड़ दें तो ये संख्या 28 के योग के बराबर होनी चाहिए। जरा करके देख लेते हैं। 14 और 7 कितना होता है? 21, 21 4 25, 26, 25 2 26, 25 2 27 और 1 28, यानी 14 और 21, 21 और 7 28। अब आप समझ गए कि 28 जो है वो आपकी कैसी है? पूर्ण संख्या है। अब मैं आपको एक एसएससी का क्वेश्चन देता हूँ जो एसएससी ने सीजीएल में पूछा है। आई थिंक ये शायद 14 या 15 के पेपर का है। आपसे पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन दिया है 6, तीसरा ऑप्शन दिया है 9 और चौथा ऑप्शन दिया है 12। और आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या है? ये 4 ऑप्शन। चलिए लगा दें। और क्वेश्चन ये था कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है। मैं फिर आपको बता दूं, कई बार लोग क्या गलती करते हैं, पूर्ण संख्या का मतलब सोच लेते हैं 0 से शुरुआत है, बट एक्चुअली पूर्ण संख्या 0 से तो स्टार्ट होती है, बट ये वो नहीं है पूर्ण। अब आप मुझे बताइए, जैसे ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ था, इसका मतलब क्या? ये तो सारी ही पूर्ण संख्या आपकी नज़रों में, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 3 के फैक्टर हम करेंगे, 1 और 3 होता है, संख्या को छोड़ना है। क्या 1 बराबर 3 है? नहीं है, मतलब 3 पूर्ण संख्या नहीं है। आप बताइए 6 के फैक्टर करें, 1 2 3 और 6, संख्या को तो छोड़ना होता है। 3 2 5 1 6, 6 बराबर, मतलब कि 6 हमारी पूर्ण संख्या है। अब आप चेक कर लो क्या 12 पूर्ण संख्या है? चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 6 और 12, मैं 12 को छोड़ दूं तो जोड़ता हूँ 6 4 10 3 13, ये तो 12 से ज़्यादा हो गई, मतलब ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनके गुणनखंडों का योग संख्या का दुगना हो। अगर संख्या को ऐड कर रहे हैं, अगर संख्या को छोड़ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो, लेकिन किसे? संख्या को छोड़कर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूर्ण संख्या या पूर्ण वर्ग क्या होते हैं, तो देखिए पूर्ण वर्ग में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम इसमें ये बताते हैं आपको। पहला इसका टाइप क्या होगा? जब संख्याओं का अंतर एक हो, जब संख्याओं का अंतर एक हो, जब संख्याओं का अंतर एक हो। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डीप तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये इसमें आपका ही लॉस है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, किसी न किसी परीक्षा में जरूर आए। आप मेरी मत सुनो, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के चेक कर लो, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन आपको फॉलो तरीका नहीं करना है जो उसमें दिया हुआ है, तरीका आपको ये फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपसे ले रहा हूँ, जब संख्याओं का अंतर एक हो तो कैसे पूर्ण वर्ग बनाए। तो आपसे कह रहा है 323 गुणा 324 में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। कंप्यूटर जी जरा देखिए यहाँ तक आ रहा है क्या? ये पूर्ण वर्ग बन जाए आ रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आप सबसे पहले कह रहे हैं इनके बीच का अंतर एक है, तो आप एक बात मुझे बताइए कि क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ? देखिए तरीका समझिए यहाँ, वैसे इसका आंसर तो तुरंत आ जाएगा, लेकिन मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 324 माइनस का 1 और इंटू 324, बताइए सही है। 323 को मैंने लिख दिया 324 माइनस का 1 इंटू 324। आप मुझे बताइए मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा 324 का स्क्वायर बनेगा, माइनस के 324 हो जाएगा, यही आएगा। मतलब कि गुणा करने के बाद हमारा ये आया। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई आपसे पूछता है 2 के स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है और कोई आपसे पूछे इसमें क्या जोड़ें पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जितना घटाया हुआ है ना, अगर उतना ही जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बताइए। तो आप बताइए इसमें घटाया हुआ कितना है? 324। अगर मैं यहाँ 324 ऐड कर दूँ, अगर मैं यहाँ 324 ऐड कर दूँ तो 324 से 324 कट जाएगा, कट जाएगा। और ये कैसी बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी ना, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं जब संख्याओं का अंतर एक हो, जब संख्याओं का अंतर एक हो और जोड़ने की बात कहे तो हमेशा बड़ा नंबर जोड़ते हैं। कौन सा नंबर जोड़ते हैं? बड़ा। मतलब हम ये कह सकते हैं जब संख्याओं का अंतर एक हो और जोड़ने की बात कहे तो हमेशा नंबर कैसा जोड़ते हैं? बड़ा। अगर इसी में घटाने की बात कहता, मान लो इसी में मैं ये कह देता कि क्या घटाएं, मान लो ये सवाल हो जाता है यहाँ से कि क्या घटाएं, क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप मुझे बताइए घटाने की बात कर रहे हैं तो 323 मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 323 और प्लस का 1 मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे 323 का स्क्वायर बनेगा और प्लस का 323 बनेगा। अब आप बताओ घटाने की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसमें से 323 घटा दूँ, अगर मैं इसमें से 323 घटा दूँ तो ये इससे कट जाएगा और जैसे ये इससे कटेगा तो अपना वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। यानी अगर घटाने की बात कही जाए तो छोटी संख्या घटाते हैं, जोड़ने की बात की जाए तो बड़ी संख्या जोड़ते हैं। मतलब समझ आया कि अगर घटाने की बात की जाए तो छोटी घटाते हैं और जोड़ने की बात की जाए तो हमेशा बड़ी बड़ी करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगर अंतर एक की बात हो कि अगर अंतर 2 आए, मान लो आपसे ये कहते कि अंतर 2 हो
जब संख्याओं का अंतर 2 हो, जब संख्याओं का अंतर 2 हो, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, ये भी क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। उनका तरीका आपको मैं बताऊंगा कि उसको कैसे कम से कम समय में आप कर सकते थे। इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे हम लोग अलजेब्रा का है, ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपका एलिमेंट्री है, पूरा एडवांस हम लोग इसी से पढ़ेंगे कि आप अलजेब्रा में देख के कैसे सवाल सॉल्व कर सकें, कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर संख्याओं का अंतर 2 तो देखिए आप मुझे बताइए, मैं ले रहा हूँ 323 गुणा 325 मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर 2 है। अगर यहाँ पे अंतर 2 है तो आप मुझे बताइए कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। आप सोचिएगा 323 और 325 के बीच में कौन सी संख्या है, 324 होती है, मतलब हमें 324 ही बनानी है बस। ठीक है, तो जरा अगर मैं इसको 324 बनाने की सोचूं तो मैं इसको 324 - 1 लिख सकता हूँ। बताइए, होशियार है आप, बता सकते हैं 324 - 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है आप। अब मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 324 + 1। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आप इसको a - b लिख सकते हैं और इसको आप a + b लिख सकते हैं। आपको पता है, आप जन्मों से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 2nd से आपकी मैम ने आपको पढ़ाया है और मुझे बड़े अच्छे से पता है कि मैम जो पढ़ा देती वो कोई नहीं भूलता। मैम नहीं भूल पाते, आप टीचर तो भूल जाते हैं, मैम नहीं भूलते। तो a - b, a + b, तो हम इसको लिख सकते हैं a² - b² लिख सकते हैं। मतलब मैं इस पूरे सवाल को ऐसा लिख सकता हूँ कि 324 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, a - b और a + b का होल स्क्वायर। आप मुझे बताइए जब अंतर 2 हो, अगर अंतर 2 है तो आप मुझे बताइए इसको मैं यहाँ से 1 हटा दूँ तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या जोड़ दें, इसका मतलब अगर मैं इसमें से 1 जोड़ दूँ तो ये 1 से 1 कट जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? मतलब हम ये कह सकते हैं अगर संख्याओं का अंतर 2 है और आपसे जोड़ने की बात करें तो हमेशा 1 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? 1 जुड़ेगा। इसको रट लीजिए, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी के पेपर में आए हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन 2012 के सीजीएल के मेंस में आया हुआ है। मैंने आपको फिर भी बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ वो क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी पेपर में आए हुए। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो किसी पेपर में आए हुए। पूरा टॉपिक भी हम लोग क्लियर करेंगे, आने लायक क्या कैसे कैसे क्वेश्चन वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अभी मैंने आपको सवाल बताया था 323 और 325 में क्या जोड़ें, 325 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आप बताइए अंतर कितने का है? 2 का। मैंने बताया था अगर अंतर 2 का है तो 1 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो आप बस मुझे इतना बताइए, यहाँ 45 है और यहाँ 47 है, अंतर कितने का है? 2 का है। अंतर 2 का है तो हम ये कह सकते हैं क्या जोड़ें, बस 1 जोड़ देंगे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आएगा। देखिए इतना बड़ा सवाल सीजीएल मेंस में पूछा गया, तरीका पता होना तो सब कुछ आसान है। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी में लिख के बताता हूँ। देखिए वो भी क्वेश्चन एसएससी ने आया। मैंने आपको बताया ना कि मैं सिर्फ आपको पेपर में जो आया बस वही क्वेश्चन पढ़ाऊँ। जैसे x प्लस 43 12 95 है और इंटू 43 12 97 है और पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। x का मान बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x। और ये क्वेश्चन किस परीक्षा में? ये 2013 के प्री में आया है, ये 2013 सीजीएल के प्री में आया है। देखिए अब ये क्वेश्चन आप बस इतना बताइए, ये 95 और ये 97, 95 और 97 अंतर 2 का है। आपको मैंने बताया है कि अगर अंतर 2 का है तो क्या जोड़ने पर बनता है? 1। बस यही हमारा आंसर है। आप समझ गए। देखिए 2013 प्री में इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आपको इसका लॉजिक नहीं पता तो आप वैसी तरीके से लगाएंगे ना। देखिए मैं आपको फिर एश्योर करा रहा हूँ, हम लोग एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं या जो आने लायक हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे, सारे डिस्कस करेंगे। आप जुड़े रहें। अगर आपको लगता है कि ये काम का वीडियो है, आपको पसंद आया है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने में आपका जाएगा कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं जाएगा। बस आपको अगर ये आप शेयर करेंगे तो इससे मेरा ही थोड़ा सा फ़ायदा है कि मुझे और ऊर्जा मिलेगी ये नए नए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।